नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और जैसा कि आप जानते हैं इस शो में हर हफ्ते हम एक बाज़ार की शख्सियत और दिग्गज से आपको रूबरू कराते हैं। और जैसा कि आपने देख ही लिया है, मैं आ गई हूं पीपीएफएस म्यूचुअल फंड में। इन्होंने अपने 10 साल पूरे किए हैं और इसके साथ साथ बदलते बाज़ार और बदलते निवेशकों के मानसिकता को लेकर क्या क्या नयापन इस एएमसी ने अपने स्कीम्स में लाने की कोशिश की है, बाज़ार में आने वाला नज़रिया इनका क्या है। और बहुत सारे निवेशक हैं जो कि इनके फ्लेक्सी कैप फंड में निवेशित हैं, उनके भी तमाम सवालों के जवाब आज मैं लेने वाली हूं। और मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं जो लगातार आप हमारे शो पर भी इनको देखते आए हैं, और नील पारेख, CEO पीपीएफएस म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे। कविता जी, थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम टू निवेश की एबीसीडी। और दर्शकों को बताया मैंने 10 साल पूरे हो गए हैं, तो मुबारकबाद उसके लिए। धन्यवाद। मौका भी है, दस्तूर भी है। और जो इंटरव्यू की शुरुआत है मुझे नील की इंजरी के साथ शुरू करनी है, क्योंकि अभी मेरी इनसे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इनकी एंकल इंजरी को लेकर। और इन्होंने मुझे बताया कि जैन में इनको एक इंजरी हुई और उसके बाद अब ये देखिए बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, इनफैक्ट टेनिस भी अब खेलने जाते हैं। तो आपका जो 10 साल का सफ़र रहा है उसमें ऐसे कई मौके आए होंगे जहां पर आप स्टम्बल हुए होंगे, गिरते गिरते बचे होंगे। शुरुआत मुझे इसी सफ़र के साथ करनी है। कठिन वक्त 2012-13 की मैं बात कर रही हूँ, जब फ्लेक्सी कैप फंड की शुरुआत की थी आपने, जब मेरे ख्याल से लोगों में आज की तुलना में अगर मैं देखूँ तो नॉलेज को लेकर, बाज़ार की समझ को लेकर या SIP को लेकर बिल्कुल समझ नहीं थी। तो अगर मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ इंजरी के टर्म्स में, तो वो क्या क्या थी सफ़र में? जी, तो ऊपर नीचे तो बहुत हुई थी ये 10 साल में। हाँ। तो जो बिगेस्ट टम्बलिंग ब्लॉक या बिगेस्ट इंजरी आप जैसे बोलते थे, तो वो थे ऑब्वियसली हमारे फाउंडर और माय फादर मिस्टर पराग पारिक। उनका देहांत हो गया था 2015 एक कार एक्सीडेंट में, जब वो ओमाहा थे बर्कशायर हैथवे की मीटिंग्स पे। तो वो टाइम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि अचानक से हो गया था। वो अमेरिका में थे, हमारे दूसरे कलीग्स भी US में थे, और ओवरनाइट मुझे CEO बनना पड़ा और ये वापस हमको संभालना पड़ा। तो वो 2 साल जो थे उसके बाद, तो ये 2015 में हुआ था, तो उसके 1 या 2 साल काफ़ी मुश्किल रहे थे। वो टाइम सर्वाइवल वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो ग्रोथ और ये सब के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे। वो दूसरा हमने सोचा कि वापस अपने आप को प्रूव करना है ये टीम के साथ, मतलब CEO और जो भी थे। तो नाम पराग पारिक है, तो पराग पारिक ही नहीं रहे तो अभी कैसा फंड आगे जाएंगे। तो वो मुश्किल रहा, तो हमने फाउंडेशन पे बहुत ध्यान दिया। ओके। एक जब आप फाउंडेशन पे ध्यान देने की बात करते हैं नील, तो किन किन बातों को इसमें आपने शामिल किया? क्योंकि मेरे ख्याल से 2013 में आपने फंड को तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन शायद वो फ्लेक्सी कैप के नाम से नहीं लॉन्च हुआ था उस वक्त। जी, वो टाइम उसका नाम था पराग पारिक लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड। ओके। तो वैल्यू फंड का फिर लॉन्ग टर्म एक्विटी फंड हो गया है। अच्छा। और अभी लॉन्ग टर्म एक्विटी फंड का फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। तो 3 अवतार, हाँ, या 3 नेम चेंज हुआ या 3 पड़ाव इस फंड ने तय किए हैं, ये भी मैं बोल सकती हूँ। और जो आखिरी पड़ाव था वो मेरे ख्याल से सेबी की क्लासिफिकेशंस के जरिए आया था। कुछ बताएं उसके बारे में। जी, तो सेबी की क्लासिफिकेशन आई थी कि हमको चूज करना था कौन से कैटेगरी में हम रहे। अच्छा। तो एक ऑप्शन था फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। वो टाइम मल्टी कैप था, तो मल्टी कैप जो फ्लेक्सी कैप, फिर बाद में वो चेंज हो गया। तो हमारा नाम था वैल्यू फंड वो टाइम। ओके, तो हमारा ऑप्शन था वैल्यू फंड कैटेगरी में जाए या मल्टी कैप में। अच्छा। हमने मल्टी कैप चुना वो टाइम क्योंकि हमको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। वैल्यू फंड, अगर हम वैल्यू फंड रखते और वो कैटेगरी में जाते तो हमको वो अनसर्टेनिटी थी कि कौन से पैरामीटर्स पर वो वैल्यू फंड जज करेंगे। पर मल्टी कैप में हमारा जो स्ट्रैटेजी है था वो हम वैसे ही चला सकते थे, जैसे इंटरनेशनल स्टॉक्स में 35% डाल सकते थे, एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज स्मॉल मिड कैप हम डाल सकते हैं। और
कैश में भी रह सकते थे और आर्बिट्राज भी कर सकते थे, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती थी मल्टी कैप फंड में। फ्लेक्सी कैप के बारे में इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से इस AMC की एक फ्लैगशिप स्कीम है और जो इसकी सबसे बड़ी USP है वो है इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश, और मेरे ख्याल से ये वो चुनिंदा फ्लेक्सी कैप फंड्स में से है जो आपको ये मौका भी देता है। लेकिन वहाँ पर भी एक गाज पड़ती हुई हमने देखी है 2021-22 के आसपास, जब सेबी ने जो है कैपिंग को बढ़ाया नहीं है। खैर उसकी मौजूदा स्थिति में मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मुझे समझना है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी फ्लेक्सी कैप फंड की और कैटेगराइजेशन के बाद के दौर की ही मैं बात कर रही हूँ, ये जो एक फ़ंड है इसकी अनोखी बात यह है कि बहुत वर्ड ऑफ माउथ से चला है। यहाँ पर मेरे ख्याल से इस फंड को लेके आपने कोई खास एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं अपनाई है। लोगों ने कहा कि हमने इसमें निवेश किया और जैसे लोग सुनते हैं दूसरे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, उसी तरह इस फंड को भी शायद लोगों ने उसी पसंद किया है। वो वाला दौर और आज का दौर जहाँ पर मेरे ख्याल से आपका AUM कितने हज़ार का है, 1000 करोड़ का है? अभी फ्लेक्सी कैप में 33,000 करोड़ हुआ है। बिल्कुल। तो उस दौर में उस तरह के निवेशक की समझ में और आज के निवेशक की समझ में क्या अंतर है? जी, तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो आपने वो इंजरी की बात की थी। हाँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था जो आपने बोला कि आप वर्ड ऑफ माउथ से ही करते थे, तो थोड़ा ये अपने ऊपर फोर्स था क्योंकि जब हमको म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिला वो टाइम क्राइटेरिया, नेटवर्थ क्राइटेरिया थी 10 करोड़ और वो 10 करोड़ 50 करोड़ में बदल गई जब 2014 में। तो 2014 टू 2017 सो वी हैड टिल हमको 2017 तक वक्त था कि हमारा नेटवर्क 10 करोड़ टू 50 करोड़ बन जाए। अच्छा। तो हमको कोई फॉरेन पार्टनर्स या कोई पार्टनरशिप नहीं करनी थी यार, हमको ये अपने आप करना था क्योंकि हम अपने जो भी निवेशक से जो हमने कम्युनिकेट किया वो हम कर सकते थे, नहीं तो दूसरा आउटसाइड से प्रेशर आता है। तो वो भी थोड़ा फोर्स था कि जो भी हमने पैसा बनाया वो सब हमको वापस प्रॉफिट्स में लगा कंपनी में लगा दिया। तो कॉस्ट बहुत लीन कंपनी हमने पहले थी और हमने वही सोचा कि वर्ड ऑफ माउथ से होगा तो अच्छा होगा, और पर ये भी लंबा सफ़र था। तो 2013 टू 2017-18 हमारा AUM 1000 करोड़ तक भी क्रॉस नहीं किया, वो 700 करोड़ पे ही रुका था। हाँ। तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल का वक्त था फर्स्ट 5-7 ईयर्स। मींस आउटसाइडर्स जो देखेंगे कि अच्छा 5-7 साल में आपने 1000 करोड़ भी नहीं क्रॉस किया। तो वो ग्रोथ उसके बाद आई। तो इनिशियली हमारे इन्वेस्टर्स जो थे वो हम PMS भी रन करते थे 1996 टू 2013। अच्छा। और हमने अपने PMS क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट किया। तो हमारा अबाउट 150 करोड़ का बेस था। वो थोड़े मैच्योर काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स थे जो हमें 10-15 साल से जानते थे। सो उनको पता था हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे और ऐसा इन्वेस्टिंग करते थे। फर्स्ट मैंने बोला फर्स्ट 5-7 ईयर्स थोड़ा मुश्किल था, तो वर्ड ऑफ माउथ जो भी थोड़ा बहुत होता था वो आते थे हमको, हमारे साथ निवेशक ने। फिर पैंडेमिक में क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल स्टॉक्स भी थे और हमारे पास कैश पोजीशन भी थे, 17% हमारे पास कैश था वो टाइम। तो जब मार्केट गिरा तो हमने वो सब डिप्लॉय किया। वो टाइम इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन वो बहुत अच्छे लग रहे थे हमको। और आप जानते हैं कि अभी पैंडेमिक में हमने स्ट्रीमिंग ज़्यादा किया, सबने इंटरनेट बहुत यूज़ किया, तो उस हिसाब से हमारा नए इन्वेस्टर्स भी ऐसे जो एक्चुअली क्वाइट यंग इन्वेस्टर्स हैं जो जिसने देखा कि हम ये न्यू एज टेक में इन्वेस्ट करते थे। तो मिक्स काफ़ी अच्छा है आज के दौर पे। तो 2013 से लेके 2017-18 तक जो आपका सफ़र रहा है वो मेरे ख्याल से आज के उस निवेशक के जैसा है जो बाज़ार में अब आने वाले 6 महीनों को लेकर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता से घिरा हुआ है। अपनी इस सीख से आप उन्हें क्या कह पाएंगे ऐसे, क्योंकि आपके पास एक बहुत मजबूत बुनियादी तौर पर एक ढांचा जो आपने खड़ा किया था, जो आपके पिताजी ने खड़ा कर आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी, वो विश्वास आपके पास था। लेकिन जो वो निवेशक है जो शायद बाज़ार में आपके ज़रिए जुड़ा हो, आपके फंड के ज़रिए जुड़ा हो और अब इतनी अनिश्चितता का माहौल देख रहा है, उसे आप क्या कहेंगे? तो जो मैं सीख ले सकता हूँ उसमें हमारे एक्सपीरियंस से, जो कि 2013 टू 2017 सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड करने का था। ओके। तो मैं
मैं सोचता हूँ कि वो टाइम आप मतलब फर्स्ट 5-7 ईयर्स में इतना एक्सपेक्ट नहीं करो मार्केट से यार, आपको नहीं लगेगा ओ मेरा पैसा इतना ऊपर नहीं गया है या कुछ है, यू नो, ऊपर नीचे होती रहती है, पर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, बड़ा अच्छा होता है। लंबा जो आप लंबा सोचोगे और लंबा निवेश करोगे तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट उधर आ सकती है। और जब भी वो आती है तो बहुत अच्छा होता है, you know, और बहुत ऊपर जा सकता है। तो हमारे हिसाब से ही ले लो कि 5-7 साल से हमारा AUM 1000 करोड़ से ऊपर नहीं था और 2-3 साल में वो ऊपर गया। तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए निवेशकों को। ये इक्विटी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। हाँ। वो 5 साल 7 के नीचे आप सोचो ही मत। अगर 5 साल के नीचे आप सोच रहे हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट मत करना, आपका मतलब इतना अच्छा नहीं होगा। बट 5+ ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। मौजूदा अगर मुझे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानना है तो किस तरह का आपका एक्सपोजर है? वो तमाम निवेशक जो मेरे ख्याल से पिछले 1 साल का ही अगर मैं समय समझना चाहूँ, थोड़े से खुश नहीं होंगे शायद रिटर्न्स को देखकर। बट जैसे कि हम पहले ही इस बात को इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आपको थोड़ा सा लंबा 5 या उससे ज़्यादा का नज़रिया तो रखना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जब निवेशक अपने पोर्टफोलियो को चेक करता है और कहीं पर थोड़ा सा रिटर्न में डिप दिखता है तो थोड़ा सा BP तो हाई हो ही जाता है। तो उन्हें अब किस तरह का स्ट्रक्चर है पोर्टफोलियो का, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निवेश जो कि मेरे ख्याल से इस फंड की सबसे बड़ी USP है, उसको लेकर मौजूदा स्थिति क्या है? कितनी बातचीत चल रही है रेगुलेटर से? क्या इसको आगे बढ़ाने को लेकर कोई गुंजाइश है? क्योंकि अगर ऐसा हो, ये एक ऐसी वजह थी जिसके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित हुए थे निवेशक आपसे। जी, तो अगर आज के बारे में आज देखते हो अपने रिटर्न्स और 1 ईयर रिटर्न देखते हो तो फ्लेक्सी कैप अभी वापस ऊपर आ गया है। तो ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो लास्ट ईयर इंटरनेशनल स्टॉक्स या टेक स्टॉक्स ने बड़ा फॉल देखा था, तो ऑब्वियसली फंड में भी वो टाइम इफेक्ट आया था, या वो परफॉर्मेंस 1 ईयर इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। अभी आप देखो तो वो सब रिकवरी में है, रिकवर्ड हो गए हैं। और वन मोर थिंग इज़ दैट हम अपने आप को फोर्स नहीं करते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो हम कैश में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के समय पे भी हमारे फंड में 14-15% कैश है। तो अगर मार्केट नीचे जाता है या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है तो हम बाय कर सकते हैं। हम कोई भी वैल्यूएशंस पे बाय नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से कोई बार ऊपर नीचे ईयर ऑन ईयर ऊपर नीचे होती रहती है, पर आपको 5-7 साल में देखना चाहिए कि रिटर्न्स कितना मिला। डोंट हर एक साल या 6 मंथ्स मत देखिए, वो ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है ही नहीं। रेगुलेटर के साथ थोड़ी बात होती है, मतलब हमने इंटरनेशनल कैपिंग की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल कैपिंग के बारे में तो ऑब्वियसली एम्फी और म्यूचुअल फंड्स ने बोला है, ऑब्वियसली अपना प्रस्ताव रखा है। सेबी या ये सेबी का भी नहीं है, आरबीआई का डिसीजन है। आरबीआई का डिसीजन है। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी फ्रीज है। अभी ऑब्वियसली लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, ऑयल ऊपर गया था, डॉलर रुपी ऊपर नीचे था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही थी, तो ये माहौल नहीं इतना अच्छा नहीं था कि उनको पैसा बाहर कंट्री से बाहर निकालने का था। तो उन्होंने बोला, आई थिंक वो है कि हाँ ये टेम्पररी आई थिंक इट्स टेम्पररी। हाउ टेम्पररी मुझे पता नहीं है, पर आई थिंक जब थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आई थिंक ये खुल जाएगा। तो अभी फिलहाल स्थिति क्या है? अभी सब्सक्रिप्शन क्या शुरू है? नहीं। अभी वही लास्ट ईयर का जैसे ही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 7 बिलियन का कैप क्रॉस किया है इंटरनेशनल या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में, तो और पैसा नहीं लगा सकते उधर। क्या कर सकते हैं कि डिविडेंड का जो पैसा आया वो इंटरनेशनल स्टॉक पे वो आप वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आपके पास से 5 इंटरनेशनल स्टॉक है तो आप एक को बेच के दूसरा ले सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, पर नया पैसा नहीं सेंड कर सकते हैं। Okay. तो फिलहाल ये रणनीति आप अपना रहे हैं फ्लेक्सी कैप? यहाँ तो फ्लेक्सी कैप में अभी भी को जो भी इन्वेस्ट करेगा या निवेश करेगा उसको 17% इंटरनेशनल स्टॉक्स अभी भी मिलेंगे। ओके। क्योंकि हमारा एलोकेशन
कैप के पहले 30% था, वो थोड़ा नीचे आके 17% है। पर अभी भी इंटरनेशनल इन्वेस्ट मतलब अभी भी आप यूनिट लेते तो आपको 17-18% इंटरनेशनल स्टॉक्स की एक्सपोजर मिलता है। ओके उसके अलावा जो घरेलू निवेश है वो आपने कैसे बांटा हुआ है अब, क्योंकि घरेलू फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि बाजार मजबूती से टिका हुआ है। देखिए एक अच्छी बात यह है कि बाजार ने हर बुरी खबर को हजम कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है। बाजार जो है तुरंत रिएक्ट करके धाराशायी नहीं हो रहा है और ना ही इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं कि अच्छा काफ़ी ग्लूमी है पूरा माहौल, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। डीआईएस की भी खरीदारी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपने किस तरह से, क्योंकि आपने कहा है कि आप कभी भी खरीदते नहीं हैं, आपके सोच समझकर और वैल्यूएशंस के मुताबिक ही आप खरीदारी करते हैं, तो फिलहाल ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपने दांव लगाया हुआ है और कितने कॉशियसली आप उसमें अपना एक्सपोजर एलोकेट कर रहे हैं? जी हमें बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। वन ऑफ हमने ऑटो स्टॉक्स भी लिए हैं और आईटी फार्मा, ये जो भी बीटन डाउन सेक्टर्स है जिसमें वैल्यूएशन एक्चुअली थोड़ा कंफर्ट है, हम उसमें भी थोड़ा निवेश कर रहे हैं। पर अभी भी हमारे फ्लेक्सी कैप में अबाउट 14-15% कैश भी पड़े हैं, तो हम फुल्ली इन्वेस्टेड भी अभी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ है थोड़ी बहुत। ओके तो फ्लेक्सी कैप फंड में आपको क्या करना चाहिए और इसके अलावा और कौन सी 4 स्कीम्स है, क्योंकि हमें ये भी समझना है कि ये एक ऐसी ईएमसी है जो काफ़ी सोच समझ कर एक तो स्कीम्स लॉन्च करती है और जो लॉन्च करती है उसमें किस तरह का निवेशकों का रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, इन सब पर बात करनी है नील की। फ्लेक्सी कैप फंड पर हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और भी स्कीम्स हैं जिसमें से एक ELSS शामिल है, आपके पास एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी है और एक लिक्विड फंड भी है। लिक्विड फंड के पीछे कहानी ये है कि मेरे ख्याल से इसको फ्लेक्सी कैप में लोग लमसम निवेश करना चाहते थे और इसीलिए एक लिक्विड फंड आपको लगा कि ज़रूरी है और ये एक ऑफरिंग जो है वो देनी चाहिए, ये कहानी है इसके पीछे। यस एब्सोल्युटली, वो डिमांड एक्चुअली अपने इन्वेस्टर्स की थी कि अगर उनको SIP STP करना है तो अपने यहाँ लिक्विड फंड होना चाहिए। तो हमने 5 साल तक लिक्विड फंड नहीं किया था। हाँ। और फिर 2017 या 18 में हमने चालू किया था। अच्छा। तो हाँ काफ़ी देर से हम आए थे लिक्विड फंड में, तो थोड़े पहले करते तो शायद अच्छा होता, पर ठीक है, आई थिंक वो डिमांड था और हमने भी सोचा कि ये अच्छा होगा, तो हमारी फिलोसफी थी कि वन फंड फिलोसफी, बट ये लिक्विड फंड वाज अ एनेबलर टू द इक्विटी फंड, तो अच्छा हुआ हमने किया उसको चालू। अच्छा, कंजर्वेटिव हाइब्रिड की मुझे बात करनी है, क्योंकि AMC ने ये फ़ंड को लॉन्च किया, इस कैटेगरी को लॉन्च किया, और जैसे कि हम सब देख रहे थे कि फ़िक्स्ड इनकम को लेकर तमाम AMCs जो थी वो इतनी ज़्यादा बुलिश हो गई थी और एक के बाद एक हम देख रहे थे कि डेट फंड्स लॉन्च हो रहे थे और आपने भी मेरे ख्याल से इसको देखते हुए लॉन्च भी किया, लेकिन उसके बाद गाज पड़ गई कि इंडेक्सेशन का जो फ़ायदा था वो हटा दिया गया। अब इस प्रस्ताव के आने के बाद एक जो जागरूकता लोगों के अंदर आ रही थी डेट फंड्स को लेकर, क्योंकि टैक्सेशन और इंडेक्सेशन का जो फ़ायदा था वो एक बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ी वजह थी कि एक ट्रेडिशनल निवेशक जो कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट को छोड़कर तमाम तरह की फ़िक्स्ड इनकम जो ट्रेडिशनली भी लोग निवेश करते आए हैं उसको छोड़कर डेट म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ें। अब इस फ़ायदे के जाने के बाद आप पर असर? जी, तो अभी क्या हुआ, ये नए टैक्स लॉज के वजह से कि जो भी फंड है जिसमें लेस देन 35% इक्विटी है वो अपने मार्जिनल टैक्स रेट पे वो विल बी टैक्स, तो जो भी हाईएस्ट ब्रैकेट्स पे है उनको 40-44% टैक्स लगेंगे। अभी एक नई कैटेगरी आई है जिसमें 35-65 अगर इक्विटी करेंगे और दूसरा डेट है तो उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल सकती है जैसे पहले। तो अभी मैं समझता हूँ जैसे पहले लोग इक्विटी सेपरेट करते थे, डेट सेपरेट करते थे, अभी एक्चुअली मेक सेंस कि वो हाइब्रिड फंड में से अपनी डेट इन्वेस्टमेंट करें। तो हमने भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले आए थे AC फॉर दिस मैटर, पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड में हम 25% से ऊपर इक्विटी में नहीं जा सकते, तो वो टैक्सेशन का बेनिफिट हमको मिलता नहीं। तो हमारा होप है कि ये कैटेगरी में शायद थोड़ा चेंज आए और वो 35% तक जाए, तो देन हम ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ हमको शायद एक नया फंड लाना पड़ेगा जो हाइब्रिड कैटेगरी में है और जिसमें ये टैक्सेशन हमको मिल सकता है। तो
अभी इट्स वेट एंड वॉच, अभी थोड़ा प्लानिंग स्टेज में ही है। हाँ, अच्छा, लेकिन इसके अलावा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि नील एक ऐसे सीईओ हैं जो कि यंग भी हैं और ये हर तरह की एज ग्रुप को मेरे ख्याल से आप रिलेट कर पाते हैं। हम मिलेनियल्स की बात करें या अगर हम बहुत ही वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, उनकी ज़रूरतों को भी आप समझ लेते हैं। तो आपकी जब इन्वेस्टर मीट्स होती हैं और जो पिछले सालों से शायद हो भी रही होंगी, किस तरह से आपने देखा है कि निवेशक की सोच बदली है? उनके फियर्स जो हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने पैसों को लेके, तो वो तो शायद वही रहेंगे, लेकिन उन फियर्स को दूर करने के लिए उनकी समझ में कितना बदलाव आया है नील? और किस तरह के सवाल आप एक मिलेनियल्स के ज़रिए सुनते हैं और उन लोगों के ज़रिए सुनते हैं जो शायद 45-50 साल की उम्र में हो? जी, तो हम एक इंटरेस्टिंग थिंग करते हैं। हम एजीएम रखते हैं अपने यूनिट होल्डर्स के लिए, और हम हर साल ये रखते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यूनिट होल्डर्स हमको, हम सीईओ, सीआईओ, फंड मैनेजर्स को जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा होता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। तो हमने ये 9-10 साल से अभी किया है, तो हम देख सकते हैं कि सेम पीपल जब हम सेम बात करते हैं तो उनके मतलब दिमाग में आती है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए है, ऊपर नीचे होने वाली है, शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस इज गारंटीड, यू नो। तो वो सब तो मैंने देखा है कि क्वेश्चंस बहुत ही मैच्योर हो जाते हैं अभी आफ्टर 9 इयर्स। तो जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे 2013-14 में, हमारे यूनिट होल्डर्स अभी उनको वो ध्यान में है कि हम अपने फंड को कैसे रन करते हैं। अभी क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा हाई लेवल्स के, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक में काफ़ी आते हैं हमारे एजीएम में, एसेट एलोकेशन पे बहुत आते हैं, और हमारे फंड लॉन्चेस के बारे में कि क्या है कि आप इंडेक्स फंड क्यों नहीं लॉन्च करते या ये नहीं लॉन्च करते। तो क्यों नहीं लॉन्च करते? मेरा भी यही सवाल है। तो हमें लगता है कि इंडेक्स फंड इज़ अच्छे हैं, पर हम डिफ्रेंसिएशन उसमें इतना नहीं कर सकते हैं जो दूसरे, अब जस्ट मिमिकिंग है इंडेक्स। हमको क्या लगता है कि हमें लगता है कि एक्टिव फंड्स को हम अच्छी तरह चला सकते हैं और उसमें अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा। अभी भी तो मैच्योर मार्केट्स में इंडेक्स फंड बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि अगर 60-70-80% आप ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिक्विडिटी अच्छी है, तो इतनी डिफ्रेंसिएशन है, वो रिटर्न्स अपने आप नीचे आ जाते हैं। तो उसमें इंडेक्स फंड अच्छे हो सकते हैं। पर इंडिया में हमको अभी भी लगता है कि रनवे बहुत लॉन्ग है और एक्टिव फंड्स अच्छा करेंगे, तो हम और ये आप कैटेगरी स्पेसिफिक भी नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में आपको लगता है कि चलो इंडेक्स हो सकता है? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है इंडेक्स फंड। अभी प्लान यही है कि हम जो कर रहे हैं वही करें, अच्छी तरह चल रहा है। हाँ। मे बी 1-2 फंड लॉन्च हो सकते हैं बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस, जैसे हमने बात की वो डेट फंड या हाइब्रिड फंड में, तो वो चालू है। हमको बहुत फंड भी नहीं लाने हैं, हमको ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड काइंड ऑफ वर्क करना है। ओके, अब सवाल आपके पोर्टफोलियो पर भी मुझे पूछना है, क्योंकि जब भी आप होते हैं तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन को आप बहुत तवज्जो देते हैं। अब इस पूरे समीकरण में, क्योंकि हम काफ़ी ग्लोबल अनिश्चितताओं से भी गुजर रहे हैं, हालांकि हमारे बाजार क्योंकि मजबूती से खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लिए रेड फ्लैग्स नहीं है। मॉनसून हमारे लिए एक रेड फ्लैग है और बाकी तमाम जो नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, हम देख रहे हैं कि इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ क्वार्टर रिजल्ट्स ऑल्सो। और आने वाली तिमाहियाँ किस तरह से होंगी वो एक एक करके उनके गाइडेंस और कमेंट्री में हमें समझ में आ रही है। अब इन सब बात को ध्यान में रखते हुए आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको क्या सबसे बड़ी चिंता होती है? अब कोई तो चिंता होती होगी, ये मत बोलना कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोई चिंता होती नहीं है। चिंता मतलब मुझे इतनी नहीं होती है। अभी एक्चुअली चिंता ये होती है कि हमको अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक मिले। अगर रनअवे बुल मार्केट हो या बहुत स्टॉक्स ऊपर गए तो हमको वो चेज़ नहीं करना है वो स्टॉक्स को। तो हमें थोड़ी अगर वैल्यूएशंस पे हम बहुत ध्यान देते हैं, तो अच्छी वैल्यूएशंस पे जो कंपनी हमको जो अच्छी लगती है, हमारे जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में हमें वो मिलती है, तो वही है। अच्छा। क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो भी काफ़ी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड 25-30 स्टॉक्स, तो एज सच इतने स्टॉक्स भी नहीं चाहिए। 25-30 आइडियाज़ चाहिए, पर हमारे बेस्ट आइडियाज़, बेस्ट रिसर्च आइडियाज़ हम उसमें अच्छी तरह एलोकेशन दे सकते हैं। तो
इतना ऑनेस्टली इतनी चिंता है नहीं पोर्टफोलियो में, आई होपफुली, और मेरे को नहीं है क्योंकि सीआई और फंड मैनेजर अच्छा, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो की मैं बात समझना Right. चाहती हूँ। Okay. उसमें आपने किस तरह से पूरा बफर करके रखा हुआ है? जी, तो मेरा पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी है, क्योंकि मैं इक्विटी में बहुत मानता हूँ और मुझे लगता है मैं अभी भी काफ़ी यंग हूँ, अबाउट 40 इयर्स, तो मेरा कंपाउंडिंग ज़्यादा है और मेरी लाइफ साइकिल होपफुली नेक्स्ट 20-30 इयर्स एटलीस्ट मिनिमम है। तो वो मैंने बोला था जो अगर 5 इयर्स के प्लस मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है तो इक्विटी में ही करेंगे। तो मोस्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो इज़ इन इक्विटी और थोड़ा मेरा डेट का एलोकेशन भी है। तो अभी चिंता इतना नहीं है कि अभी आई थिंक मेरा थोड़ा डेट में थोड़ा ज़्यादा है फॉर व्हाट आई एम कंफर्टेबल इन इक्विटी, तो वो मैं शायद थोड़ा इक्विटी में अब शिफ्ट कर दूँ। रीबैलेंस तो आप अपने पोर्टफोलियो को कितना रीबैलेंस करते हैं 6 महीने में एक बार? तो अभी सो ऑनेस्टली 85-15 है, 85 इक्विटी 15 डेट। तो अभी मेरा डेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। अभी ऑब्वियसली एंड ऑफ द ईयर थोड़ा इन्फ्लोज भी आए थे पैसे के, तो वो थोड़ा मुझे रीबैलेंस करके थोड़ा इक्विटी में शिफ्ट करना है। वैल्यूएशंस की आपने बात की है, मिड कैप स्मॉल कैप पे मुझे अभी फोकस करना होगा थोड़ा सा इस कैटेगरी में। यहाँ आपके मुताबिक फ़िलहाल वैल्यूएशंस कहाँ किस सेक्टर में अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं? तो अगेन वैल्यूएशंस स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं आई थिंक, और मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगेन स्मॉल कैप्स में अगेन प्रमोटर क्वालिटी को बहुत हम ध्यान देते हैं। अगर स्मॉलर कंपनीज पे जाते हैं तो प्रमोटर क्वालिटी कैसा है, तो उसमें हम बहुत ध्यान देते हैं और उसके बाद हम पूरा स्टडी करके फिर वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव है तो इंडिविजुअली कंपनी में डालते हैं। हम ऐसा नहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि ये सेक्टर अच्छा लगता है उसके बाद हम अच्छा जो भी स्टॉक से हम ले लेते हैं। तो आई थिंक स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है रिसर्च करने में और अंडरस्टैंड करने में कि हुआ द मैनेजमेंट हुआ रनिंग द बिजनेस, तो हम उसमें बहुत ध्यान देते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब इसी के साथ इस चर्चा को हमें समाप्त करना होगा, लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप एक निवेश का गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को देते हुए जाएं। बहुत सारी सीख होती है जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में खुद सीखते हैं, लेकिन आपके पूरे एक्सपीरियंस को एक गुरु मंत्र में तो नहीं समेट पाएंगे, वो मुश्किल होगा। बट फिर भी कोई टिप या ट्रिक इन्वेस्टमेंट को लेकर जो आप देना चाहें? जी, आई थिंक एक चीज़ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक चीज़ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब आप अपने ग्रेटिफिकेशन जो भी चाहिए वो थोड़ा डिले करते हो, तो आपको अभी आप इन्वेस्ट करो। आई मीन फॉर एटलीस्ट फॉर द यंगर पीपल इज़ दैट अभी वांट्स बहुत हैं, उनको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वो थोड़ा डिले कर दो आप और अपने पर्सनल फाइनेंस पे ध्यान दो। आप जब भी जल्दी स्टार्ट करेंगे और आपके वांट्स को थोड़ा डिले करेंगे तो आपको अंत में बहुत फ़ायदा होगा। सो लर्न हाउ टू डिले ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये भी है कि आपको सही प्लानिंग और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए नील पारेख, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।